हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। प्रीलिम अफेयर सीरीज का ये हमारा 11वां लेक्चर है। इससे पहले हम 10 लेक्चर कर चुके हैं इस सीरीज में। ये सीरीज हमारी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जितने भी एग्जामिनर्स हॉट फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं विद एक कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटजी, जहाँ पे हम एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपको उसको याद करना इजी हो जाए। एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे और उनमें जो जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही निकाल के आपको दें। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आप देखते रहिए, ये आपके प्रीलिम एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और जब आप एमसीक्यू सोल्व करोगे तो इस सीरीज की इंपॉर्टेंस का आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो 11th लेक्चर स्टार्ट करते हैं सीरीज। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग से रिलेटेड। रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है अफगानिस्तान को लेके। अफगानिस्तान को लेके क्यों हुआ है? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने ओवरटेक कर लिया वहाँ की गवर्नमेंट को, और तालिबान को ये माना जाता है कि तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है। अब कोई टेररिस्ट ग्रुप अगर किसी कंट्री को ओवरटेक कर लेगा कि वहाँ की गवर्नमेंट को, और इंडिया ने उस कंट्री में बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट किया हुआ है। इंडिया ने हैविली इन्वेस्ट इसलिए किया है अफगानिस्तान में क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया में अपने ट्रेड को फैलाना चाहता है। इसलिए इंडिया ने वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे रेल रोड नेटवर्क बनाने में बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट किया हुआ था। तो उसके रिलेटेड इंडिया में एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है। ठीक है, तो वो तो हमारे इतने इंपॉर्टेंट का नहीं है प्रीलिम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे? इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कि ऐसे ऐसे मुद्दों पे से डील करने के लिए इंडिया में एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमें पता होना चाहिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ये बनी थी 1999 में। तो पहले ईयर इंपॉर्टेंट है। पीसीएस एग्जाम्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो पीसीएस के लिए ईयर इंपॉर्टेंट है। देन वेयर ऑल एस्पेक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर डेलिब्रेटेड अपॉन बाय इट। तो एनएसए जो है वो एक अपेक्स बॉडी की तरह काम करता है। अपेक्स मतलब जो सबसे ऊपर बैठी हुई बॉडी है जो नेशनल सिक्योरिटीज के मैटर्स को हैंडल करती है। तो इसका हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। दूसरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले भी प्रीलिम लेक्चर सीरीज में मैंने आपको बताया था, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कमेटी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्राइम मिनिस्टर पार्ट है तो वो उस कमेटी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा चेयरमैन होगा, या उसका जो हेड होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर बाय डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब है ऑटोमेटिकली। तो एनएससी जो है वो 3 टीयर सिस्टम है बेसिकली एनएससी में, मतलब 3 लेवल पे वहाँ का एनएससी का सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, सबसे उसमें एक सिस्टम है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, और तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3 टीयर, नॉट अमंग द 3 टीयर स्ट्रक्चर ऑफ एनएससी। ठीक है, तो कोई एक ऑप्शन और डाल देंगे वो आपसे और पूछ सकते हैं कि कौन सा नहीं है। तो आपको ये 3 के 3 का पता होना चाहिए कि हमारी जो एनएससी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो इन 3 से मिलकर बनी हुई है। अब इसमें और कौन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और जो इसका सेक्रेटरी होता है वो होता है हमारा सिक्योरिटी एडवाइजर, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। और फिलहाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मिस्टर अजीत डोवाल। मिस्टर अजीत डोवाल जो है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। हालांकि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पीसीएस वाले भी नहीं पूछते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम पूछें। ठीक है, बस ये पूछ सकते हैं कि सेक्रेटरी जो है वो कौन होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, तो वो हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। ठीक है, देन उसके बाद हमें इससे रिलेटेड 2 यूएन रिजोल्यूशन भी पढ़ने हैं। पढ़ने क्या है बेसिकली आपको याद रखने हैं कि यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन है 2593 एंड 1267। अब ये रिजोल्यूशंस क्या हैं यूएन के, उनमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप इतना समझो कि यूएन टाइम टू टाइम अलग अलग रिजोल्यूशन पास करता है। यूनाइटेड नेशन जहाँ पे सभी कंट्री मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं, तो यूएन के ये 2 रिजोल्यूशन पास किए गए थे टेररिस्ट के अगेंस्ट, जो अफगानिस्तान में जो टेररिज्म होता है उसके अगेंस्ट में पास किए गए थे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने ओवरटेक कर लिया है तो ये न्यूज में है टेररिज्म वाला मामला, तो इसलिए पूछ सकते हैं कि यूएन रिजोल्यूशन 2593 या फिर यूएन रिजोल्यूशन 1267 किससे रिलेटेड है? तो ये टेररिज्म से रिलेटेड है। पर्टिकुलरली कौन सी कंट्री? अफगानिस्तान में टेररिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, अब इंडिया ने बहुत हैविली इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इंडिया ने कहां कहां पे मेनली इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में। अब देखो, पहले एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे अफगानिस्तान का। ये सेंट्रल एशिया का स्ट्रक्चर है, और सेंट्रल एशिया से थोड़ा सा नीचे
आता है और कहीं ना कहीं पार्ट है सेंट्रल एशिया का। अफगानिस्तान एग्जैक्टली सेंट्रल एशिया में नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। अब सेंट्रल एशियन कंट्री लाइक तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी बॉर्डर शेयर करती है अफगानिस्तान से। तो इंडिया का मेनली क्या था, यहाँ पे ये ईरान है और ईरान के नीचे अरेबियन सी है, यहाँ पे अरेबियन सी है नीचे सारा का सारा। तो अरेबियन सी में इंडिया ईरान में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, चाहबार पोर्ट। ये भी काफी टाइम से न्यूज में है और अब की बार HCS में पूछा भी गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चाहबार पोर्ट को लेके न्यूज में है ईरान, और एक नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेके न्यूज में है, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेके न्यूज में है ईरान, और चाहबार पोर्ट को लेके न्यूज में है। ठीक है, और ईरान के बारे में डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और दूसरा चाहबार पोर्ट। चाहबार पोर्ट को लेके इसलिए न्यूज में है क्योंकि चाहबार पोर्ट में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे हमारे प्रीलिम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। और ये अभी से इन्वेस्ट नहीं कर रहा, काफी सालों से इंडिया उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउंड मैनर में पूरा नहीं कर पाता। टाइम बाउंड मैनर में पूरा ना करने की वजह से अब ईरान की गवर्नमेंट जो है उसको चाइना ने ऑफर कर दिया है कि हम क्या करेंगे कि आप इंडिया को बोल दो कि वो यहाँ से हट जाएं, आपके प्रोजेक्ट को हम टाइम बाउंड मैनर में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये न्यूज में था चाहबार पोर्ट। बेसिकली चाहबार पोर्ट से इंडिया डायरेक्टली अफगानिस्तान में एक रेल रोड नेटवर्क बिछा रहा है, और उसके बाद जो अफगानिस्तान में इंटरनल रेल और रोड नेटवर्क बिछा रहा है इंडिया, उससे क्या होगा, हम अलग अलग सेंट्रल एशिया कंट्रीज में आराम से जा सकेंगे और हमारा ट्रेड जो है वो बढ़ पाएगा। ये अल्टीमेट मोटो है, ये सब कुछ हैवीली इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान में वो करने के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो हम उनकी कैपिटल भी देख लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज की कैपिटल एग्जाम्स में बार बार पूछी गई हैं। ठीक है, और PCS में तो खासकर तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है आस्गाबाद, और इसके नाम पे एक एग्रीमेंट भी है आस्गाबाद एग्रीमेंट, वो भी हम आज कवर करने वाले हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, और ताशकंद 2 चीजों के लिए काफी फेमस है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक यहाँ पे CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1925 में। किसने? MN रॉय ने। MN रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया था ताशकंद में। ताशकंद एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, उज्बेकिस्तान उसकी कैपिटल है। और दूसरा, ताशकंद को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी सस्पिशियस कंडीशन में डेथ हो गई थी जब इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो एक ट्रूस है उसको साइन करने के लिए, ट्रूस मतलब एक संधि को साइन करने के लिए वो गए हुए थे, तो ताशकंद में सस्पिशियस कंडीशन में उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए भी हम ताशकंद को जानते हैं। ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। देन है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दशानबे। देन पाकिस्तान की भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। पाकिस्तानी कैपिटल है इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अब अफगानिस्तान में एक जगह और भी दिख रही है, कंधार। कंधार का ध्यान में आते ही आपको याद आना चाहिए 1999 में क्या हुआ था, तालिबान ने इंडिया के एक एरोप्लेन को, एक सिविलियन एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया था और उसको वो कंधार में ले गए थे। उसके बदले उन्होंने अपने कुछ टेररिस्ट फ्रेंड जो थे यहाँ पे उनको छुड़वाया था उस सौदे में। तो हम इसको 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक के नाम से भी उस चीज को जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमने पढ़ा कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये प्रीलिम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी कंट्री मैचिंग में ये पूछी भी गई हैं 2019 में या 18 में। यूपी PCS ने पूछ लिया था, ये डिफरेंट कंट्रीज दी हुई थी और उनकी कैपिटल उनके सामने थी कि आपको मैच करना था कौन सी कंट्री की कौन सी कैपिटल है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो ईरान में हमने 3 चीज पढ़ी, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, कैपिटल तेहरान है। ठीक है, और चाहबार पोर्ट को लेके भी ईरान न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया ने जो अफगानिस्तान में हैवीली इन्वेस्ट किया है, किस किस चीज में इन्वेस्ट किया है, वहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या मिल सकता है। पहले हम देखेंगे इंडिया का एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, बिमियान हैरथ रेल लिंक। ठीक है, और ये कनेक्टिंग लिंक कनेक्ट द हैजिक माइन टू हैरथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हैजिक माइन कहां पे है पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में, अफगानिस्तान में है। ठीक है, और बामियान हैरथ रेल लिंक कहां पे है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी अफगानिस्तान में है। और बामियान इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पे एक जायंट बुद्धा स्ट्रक्चर है, जायंट बुद्धा स्ट्रक्चर।
बामियान में, ठीक है। तो इसलिए वो भी आपको ध्यान रखना है। ये भी किसी प्रीलिम एग्जाम में मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है पूछा गया है, बामिन में जेंट बूंदा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इंडिया ने बामियान हैरत लिंक रेल लिंक को बनाने में हेल्प किया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और ये किसको किससे जोड़ता है, हैजिक माइन है अफगानिस्तान में, उसको ये जोड़ता है हैरत से, ठीक है। ये दोनों जगह जो है वो ये यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान के रोड एंड रेल नेटवर्क लिंक में इंडिया ने और यूएसए ने मिलकर दोनों ने हैवीली इन्वेस्ट किया है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं चाबार पोर्ट। ये हमने ऑलरेडी वैसे पढ़ भी लिया है कि चाबार पोर्ट जो है वो ईरान में है, और चाबार पोर्ट के थ्रू इंडिया चाबार पोर्ट से एक रोड या रेल नेटवर्क के थ्रू अफगानिस्तान में एंट्री लेना चाहता है। ये चाबार पोर्ट हो गई, ठीक है। ये अफगानिस्तान में, ये सॉरी ईरान के थ्रू होते हुए ये लिंक जो है इसको बोलते हैं दिलाराम जिरांज हाईवे। तो ये दिलाराम जिरांज हाईवे जो है पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री में है, अफगानिस्तान में है। कौन डेवलप कर रहा है, इंडिया डेवलप कर रहा है। क्यों डेवलप कर रहा है, क्योंकि उसको अपने ट्रेड लिंक बढ़ाने हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, इसलिए उसको ईरान से अफगानिस्तान में इस दिलाराम जिरांज हाईवे के थ्रू उसने जो अफगानिस्तान का इंटरनल रोड और रेल नेटवर्क है उससे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा था इंडिया। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने हैवीली इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। If the peace is established in Afghanistan, it could become a major trading hub as a corridor of connectivity in the heart of Asia. Heart of Asia मतलब वही बोलना चाह रहा है कि सेंट्रल एशिया में, हार्ट ऑफ एशिया में इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारा ट्रेड इजीली हो पाएगा, और हमें हमारे ट्रेड को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं रिसेंटली बात करूं, ये फार्मर एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस, तो गवर्नमेंट एमएसपी देने से इसलिए भी कतरा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि अगर हमने एमएसपी दे के वो सारा माल खरीद लिया फार्मर से तो उसका करेंगे क्या, इतना सारा जो प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में उसका करेंगे क्या, क्योंकि हमारा जो ट्रेड पार्टनरशिप है दूसरी कंट्रीज के साथ वो बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया बहुत ज़्यादा चीज़ों एक्सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और फिनिश गुड हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए भी वो एमएसपी का पंगा, जो एमएसपी का सारा पंगा हो रखा है उसको आप ऐसे भी लिंक करके समझ सकते हो कि इंडिया का एक्सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, तो हम अपने एक्सपोर्ट सिस्टम को अच्छा बनाना चाह रहे हैं ताकि जो भी फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है हम उसको इजीली दूसरी कंट्रीज में भेज पाए, ठीक है। इसके लिए चाइना का ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। चाइना का एक प्रोजेक्ट है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जो हम हमारी प्रीवियस प्रीलिम्स अफेयर्स में किसी ने एक प्रीलिम अफेयर में हमने कवर भी किया था। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव चाइना का ऐसा ही एक इनिशिएटिव है ताकि चाइना के अंदर जितना भी प्रोड्यूस होता है, जो भी मैन्युफैक्चर होता है, उसको चाइना दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो इससे उसका क्या होगा, उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा तो वहाँ की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेंगी। तो वही सारा सिस्टम इंडिया भी करना चाहता है, तो इसलिए पहले हमें अपने ट्रेड को बढ़ावा देना पड़ेगा। ट्रेड कैसे बढ़ेगा, वहाँ तक जाने के लिए हमें रूट्स भी चाहिए कि कौन से रूट से हम वहाँ तक जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिया कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में, ये इसीलिए कर रहा है कि हमारा जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सके कहीं ना कहीं, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आस्काबाद एग्रीमेंट। आस्काबाद एग्रीमेंट मैंने बताया था तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है आस्काबाद एग्रीमेंट। ये आस्काबाद एग्रीमेंट क्या है, एक तरह से ये भी कहीं ना कहीं आप समझो कि सेंट्रल एशिया में एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जहां से अलग अलग कंट्रीज को कनेक्ट किया जाएगा और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये सारा किया गया था। इट इज इंटरनेशनल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पर्सियन गल्फ। पर्सिया जो है वो प्रीवियस नेम है ईरान का, ठीक है। तो ये पर्सियन गल्फ जो है ईरान के पास है, जहां पे इंडिया चाबार पोर्ट को डेवलप कर रहा है, ये पर्सियन गल्फ वहीं पे है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो आस्काबाद एग्रीमेंट क्या है, इस एग्रीमेंट के थ्रू इंटरनेशनल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जाएगा। कहाँ, सेंट्रल एशिया और पर्सियन गल्फ के बीच में, ठीक है। अब इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, मतलब जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो ये सेंट्रल कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था। इंडिया इनिशियली इसका मेंबर नहीं था। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है लेटर 2018 में, ये बना था 2016 में और इंडिया ने इसको 2018 में ज्वाइन किया है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंडिया ने आस्काबाद एग्रीमेंट को 2018 में ज्वाइन किया है, और उसी टाइम पे इसको ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने। एक्चुअली हुआ था ऐसे कि आस्काबाद एग्रीमेंट में रसिया भी एक मेंबर है और रसिया चाहता था कि इंडिया उस ग्रुप का मेंबर बने, तो चाइना ने उसको काउंटर करके बोला कि ठीक है, क्योंकि चाइना भी मेंबर है आस्काबाद एग्रीमेंट का और रसिया भी, और
इसमें ऐसा होता है इन छोटे छोटे ग्रुप्स में कि जब सभी मेंबर्स एग्री होते हैं तो ही किसी नए मेंबर को ऐड किया जा सकता है। तो चाइना ने ये कंडीशन रख दी कि अगर रशिया चाह रहा है कि इंडिया ऐड हो तो हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐड हो। ठीक है, तो दोनों की बात मान ली गई और 2018 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इस एग्रीमेंट में ऐड कर लिया गया। ठीक है, तो आशगाबाद एग्रीमेंट ये किसको कनेक्ट करेगा? आशगाबाद एग्रीमेंट का मेन रोल क्या है जो ये कनेक्टिविटी बनाएगा? ये कनेक्टिविटी उस एक लार्ज पोर्शन में अगर हम देखें तो ये एक पार्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। एक इंटरनेशनली नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ठीक है, उस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को और मजबूत बनाने के लिए एग्रीमेंट किया गया है कि कुछ कंट्रीज और ऐड हो और वो ट्रांसपोर्ट जो है ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज से होके जा सके ताकि और ज्यादा ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, इसी कंट्रीज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आशगाबाद एग्रीमेंट की कंट्री पूछ सकते हैं तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, इंडिया, देन उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। ये टी स्टैंड फॉर तुर्कमेनिस्तान। हमने अभी तजाकिस्तान भी पढ़ा था, एक ये तजाकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान है, ये ध्यान रखना। देन सी फॉर चाइना, यू फॉर उज्बेकिस्तान और पी फॉर पाकिस्तान। तो ये इसको मैंने एक न्यूमोनिक्स बना दिया है कि केकेआर ने आईटी कप जीत लिया है। ठीक है, केकेआर एक टीम है जो क्रिकेट नहीं देखते। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर जो है वो एक क्रिकेट की जो आईपीएल होता है इंडिया में, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें एक टीम है। तो मैंने उसके न्यूमेरिक से बना दिया है केकेआर ने आईटी कप जीत लिया है। तो मेंबर हो गए, मैं रिपीट कर देता हूं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान। ये 8 मेंबर हैं आशगाबाद एग्रीमेंट के। और स्टार्टिंग में ओमान भी इसका मेंबर था, लेकिन बाद में उसने मेंबरशिप को छोड़ दिया था किन्हीं कंडीशंस की वजह से। ठीक है, लेकिन प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है आशगाबाद एग्रीमेंट में कितने मेंबर हैं, आशगाबाद कहाँ स्थित है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, इंडिया इसका एक मेंबर है लेकिन इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। आशगाबाद एग्रीमेंट का पर्पज क्या है? एक नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। उस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है आशगाबाद एग्रीमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अभी जब बात हुई है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, तो हम उस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी देख लेते हैं कि वो क्या है। और इससे रिलेटेड एचसीएस में 2020 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। स्टार्ट होता है इंडिया से। ठीक है, इंडिया में ईरान से होते हुए बंदर अब्बास एक पोर्ट है, जैसे चाहबार पोर्ट है वैसे ही एक पोर्ट है ईरान का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ पे है। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये ईरान में है। देन उसके बाद ईरान के बाद सेंट्रल एशिया में हम घुस जाते हैं, ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी को भी पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है कि कैस्पियन सी के रिलेटेड। ठीक है, देन उसके बाद कैस्पियन सी से होते हुए ये अजरबैजान है, यहाँ पे ये अजरबैजान है, उसकी कैपिटल है बाकू। ठीक है, देन उसके बाद कजाकिस्तान। ठीक है, देन उसके बाद ये मॉस्को रसिया की कैपिटल है, सेंट पीटरबर्ग ये भी रसिया है। ठीक है, से होते हुए यहाँ तक ये जाता है, ये रसिया है। ठीक है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। लेकिन अगर ये कॉरिडोर ना हो तो रसिया में सेंट पीटरबर्ग तक जाने का दूसरा रास्ता क्या है? तो उस केस में इंडिया से यहाँ पे अरेबियन सी से होते हुए, देन उसके बाद ये रेड सी है सारा का सारा, ये वाला एरिया रेड सी से होते हुए ये स्वेज कैनाल है यहाँ पे, फिर मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, फिर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पूछ लिया जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन 2 लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को, ये नॉर्थ सी नहीं है, ये नॉर्थ अटलांटिक होगा, यहाँ पे नॉर्थ सी यहाँ पे है। तो अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से। क्या? जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो 2 बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो कई मल्टीपल स्टेट्स हम पढ़ेंगे वर्ल्ड में, जो अलग अलग प्रीलिम्स अफेयर में जहां पे भी जो स्टेट्स आती जाएंगी हम उनको कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिब्राल्टर क्या है, जिब्राल्टर यहाँ पे है। ठीक है, और ये है स्पेन। तो स्पेन के साउथ में एक छोटा सा पार्ट है जिब्राल्टर, और ये जिब्राल्टर पे स्पेन का कब्जा नहीं है, ये जिब्राल्टर जो है ये ओवरसीज टेरिटरी है यूके की,
यूनाइटेड किंगडम की। ये भी ध्यान रखना है कि जिब्राल्टर इज द ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके। ओवरसीज टेरिटरी का कंसेप्ट हम हमारे एक और प्रीलिम अफेयर्स में पहले पढ़ भी चुके हैं। ओवरसीज टेरिटरी वो होती है जो उस कंट्री की मेनलैंड के पास ना हो। जैसे इंडिया के केस में अगर मैं आपको समझाऊं, अंडमान एंड निकोबार वो इंडिया की ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब उनकी मेनलैंड से अलग हिस्सा है, ठीक है। और लक्षद्वीप भी हमारी ओवरसीज टेरिटरी है एक तरह से देखें, मतलब हमारा जो मेनलैंड है उससे अलग हटके अगर हमारी कोई टेरिटरी है तो उसको हम बोल देंगे ओवरसीज टेरिटरी। तो यूके की ओवरसीज टेरिटरी है जिब्राल्टर, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये यहां से होके गुजरती है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। किसको कनेक्ट करती है? अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी से। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम कवर कर रहे हैं। देन उसके बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए फिर यहां पे ये यूके है, ठीक है, यूके, और ये इधर फ्रांस है, ये फ्रांस है, ये कंट्री। यूके और फ्रांस के बीच में जो ये नैरो चैनल है इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूछा जा सकता है कि इंग्लिश चैनल किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो इंग्लिश चैनल जो है वो यूके और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स बता रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ इन चीज़ों को, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किया हमने, रेड सी किया, देन उसके बाद इंग्लिश चैनल किया, तो आप अपनी कॉपी में कहीं अलग पे इनको साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। वीडियो को आप स्लो स्पीड में भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ लग रही है तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि यूट्यूब पे आप इसको स्लो स्पीड में भी देख सकते हैं, और मेरी स्पीड अगर कम लग रही है तो आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आप पहली बार इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रहेंगी। ये सारी चीज़ें जब आप MCQ करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करोगे, तब आपको पता लगेगा कि यही चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कनेक्ट करेगा, इंग्लिश चैनल किसको कनेक्ट करेगा, रेड सी कहाँ पे है, ठीक है, यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। देन उसके बाद ये आ गया नॉर्थ सी। तो जो ये इंग्लिश चैनल है ये यूके को फ्रांस से तो जोड़ता ही जोड़ता है, और ये नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से भी जोड़ेगा, क्योंकि इधर ये सारा अटलांटिक ओशियन है और इधर ये नॉर्थ सी है, तो नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है इंग्लिश चैनल, ठीक है। ये भी एक नैरो वाटर बॉडी है इंग्लिश चैनल जो है, ठीक है। अब आप कहोगे क्या ये नॉर्थ सी अटलांटिक ओशियन का पार्ट नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है नॉर्थ सी, ये यहाँ किसके नॉर्थ में है। अब नॉर्थ सी से होते हुए फिर यहाँ पे आएगा बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी में यहाँ पे 3 बाल्टिक कंट्रीज भी हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे एग्जाम में, ये के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है बाल्टिक कंट्रीज। और बाल्टिक कंट्रीज से होते हुए यहाँ पे फिर हम आएंगे सेंट पीटरबर्ग। तो ये दूसरा अल्टरनेट रास्ता है जो काफी लंबा है। अगर हमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर नहीं हुआ हमारे पास तो रसिया में यहाँ तक आने के लिए इंडिया को ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ये एक इनिशिएटिव था इंडिया का, ईरान का और रसिया का, कि सेंट्रल एशिया के थ्रू होते हुए हम एक ऐसा ट्रेड कॉरिडोर बनाएं जिससे इन सभी कंट्रीज को आपस में जोड़ा जा सके, और ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी तो कोई भी कंट्री जो है उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है इंडिया, ईरान, रसिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप से होके गुजरता है। अब आप कहोगे इसमें यूरोप कहाँ है? क्योंकि रसिया एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। एक और ऐसी कंट्री है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, ठीक है। देखना कहीं उस कंट्री का नाम तुर्की तो नहीं है, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को रसिया से कनेक्ट होना था सेंट्रल एशियन कंट्रीज के थ्रू, नहीं तो उसको एक लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता है वहां तक। अब यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप एक बार इनको पढ़ भी लेना, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब इसमें हम कैस्पियन सी के थ्रू होके गुजरता है, तो एक बार ये भी देख लेंगे कि कैस्पियन सी क्या है और क्या इसमें इससे रिलेटेड कौन कौन सी कंट्रीज हैं और किस टाइप के क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा और क्लियर मैप देखते हैं हम, जो ये हमारे पास नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इसका थोड़ा सा और क्लियर मैप देखते हैं पहले, ठीक है। ये है, ये रसिया से, इंडिया से रसिया जाने का रास्ता, ईरान, कैस्पियन सी, अजरबैजान है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम रसिया में एंटर कर जाएंगे। नहीं तो अल्टरनेट रास्ता ये रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, देन उसके बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर,
ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश चैनल से होते हुए बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी से होते हुए रसिया में एंट्री होगी इंडिया की, ठीक है। तो ये दूसरा रास्ता होगा। देन अब हमने कैस्पियन सी पढ़ा था, तो कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन सी कंट्री है वो पूछी जा सकती है एग्जाम में आपसे। तो उसके लिए हमने एक न्यूमोनिक्स बना दिया है तारीख, कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को सराउंड किए हुए हैं। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, ठीक है। कोई भी इनलैंड मतलब ये बाहर किसी भी सी से कनेक्ट नहीं है, तो लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बाकी पीसेस के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज है जो कैस्पियन सी से लगती हैं? ये रसिया है इधर, ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। पहले इसके नूर सुल्तान पहले थी, अब इसी कैपिटल हो जाएगी अस्थाना, ठीक है। बदल गया है कैपिटल कजाकिस्तान का, अभी कैपिटल हो गई है अस्थाना, पहले थी नूर सुल्तान, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये ईरान, ठीक है, और ये हो गया अजरबैजान। तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो है वो कैस्पियन सी को सराउंड किए हुए हैं। तो हमने उसकी न्यूमोनिक्स बना दिया है तारीख। तारीख से क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, देन उसके बाद रसिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो तारीख वर्ड से कि कौन सी कंट्रीज कैस्पियन सी को सराउंड किए हुए हैं, तो तारीख से आप याद रख सकते हो। क्यों, कहाँ है ये कैस्पियन सी? सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में है, ठीक है। जहां पे एक ऊपर से रसिया का मेजर पोर्शन है और साइड में सेंट्रल एशियन कंट्रीज का है। क्लियर है? ठीक है। यहां पे एक चीज और हम ध्यान देंगे, ये एक कंट्री है जिसकी मैं बाउंड्री अभी बना रहा हूं, ये कंट्री है आर्मेनिया। आर्मेनिया क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? आर्मेनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है? वो कंट्री जिसका बॉर्डर किसी भी ओपन सी में नहीं खुलता है, ठीक है, उसको हम बोल देंगे लैंड लॉक्ड कंट्री। जैसे इंडिया का बॉर्डर तो इंडियन ओशियन में ओपन होता है, लेकिन नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो ऊपर उसके तिब्बत है, ठीक है, और नीचे इंडिया है, तो वो किसी भी ओपन सी में बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो उसको हम बोल देंगे लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, आपको दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लैंड लॉक्ड। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक बताना है, बाकी 3 ओपन सी में बाउंड्री शेयर करती होंगी, एक नहीं करेगी, तो वो हो जाएगी लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। तो आर्मेनिया जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। जॉर्जिया नहीं है, जॉर्जिया इधर ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है इधर, तो ब्लैक सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अजरबैजान इधर कैस्पियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ओपन वाटर बॉडी से अपना बॉर्डर शेयर नहीं कर रही वो कंट्री, उसको बोल देते हैं लैंड लॉक्ड। या फिर ये बोल लो वो कंट्री जो चारों तरफ से दूसरी कंट्रीज से घिरी हुई है, उसको हम बोल देंगे लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। देन तो कैस्पियन सी के बारे में अगर आपको इतना पता है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करती हैं, तो मोर देन सफिशिएंट है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं हम, अराल सी। अराल सी कहाँ है? ये है अराल सी। तो अराल सी किन 2 कंट्रीज के बीच में है? एक बार हम देखें तो अराल सी है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान याद रखने के लिए ऐसे रखना, दोनों के नाम पे जेड आता है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अराल सी। अगेन यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है अराल सी पे, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये सूखने के कगार पे आ गया था, सूख गया था जब यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक 2017 या 18 में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखते हैं। जब हम सेंट्रल एशिया को देख ही रहे हैं, तो सेंट्रल एशिया और उसके चारों तरफ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको ये भी बोल सकते हो कि जो प्रीलिम अफेयर सीरीज है उसमें हमारा ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा ध्यान है, क्योंकि ज्योग्राफी से स्टैटिक क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछे जाते। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ मिला के अगर पढ़ोगे तो आपका वर्ल्ड के करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी कवर हो जाएंगी, और वर्ल्ड में क्या क्या हैपन हो रहा है वो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं इन पोर्शन से जहां पे हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया से लगभग हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो स्टेट पीसीएस में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही रहता है सेंट्रल एशिया से, ठीक है। अब ये देखो, ये एक तरह से एशिया है, कुछ इसमें यूरोप है और कुछ अफ्रीका है।
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। ये है यांगजी। यांगजी एक रिवर है, कहाँ? चाइना में। क्यों पढ़ें इसको? क्योंकि ये लार्जेस्ट रिवर है एशिया की। मैं कुछ प्रीलिम्स फैक्ट बताऊंगा जो आप नोट डाउन कर लेना, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक और रिवर है चाइना में, हांगही। हांगही रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका दूसरा नाम है येलो रिवर, और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है एशिया की, और चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है। देन उसके बाद ये कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक और वाटर बॉडी हमें दिख रही है, येलो सी। तो येलो सी की लोकेशन पूछ सकते हैं कि येलो सी किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो कहां बताओगे येलो सी कहां है? इधर है हमारा चाइना, ठीक है, और ये है हमारा कोरियन पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो भाग होता है लैंड का जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। तो एक तरफ से इधर, दो तरफ से इधर, और तीसरी तरफ से इधर। तो ये छोटा सा फिगर जो आपको दिख रहा है ये कोरियन पेनिनसुला है। इसमें दो कंट्री हैं, ऊपर नॉर्थ कोरिया और नीचे साउथ कोरिया। तो इन दोनों कंट्रीज को अलग करती हुई एक पैरेलल लाइन है जो पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी पैरेलल लाइन अलग करती है? तो 38th पैरेलल आपको बताना है, 38th पैरेलल। अब ये पैरेलल क्या है? जब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, उनको दूसरे वे में पैरेलल्स भी बोल देते हैं। ठीक है। तो जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, जो हमारी अर्थ के ऊपर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइन खींची गई है, ड्रॉ की गई है, अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है ज्योग्राफर्स ने और साइंटिस्ट ने अर्थ को समझने के लिए। ठीक है। ये इनको लैटिट्यूड्स भी बोल देते हैं, और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनको पैरेलल भी बोल देते हैं। इनकी नंबरिंग की हुई है। ठीक है। बहुत ज्यादा हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को। ठीक है। तो इनमें से एक पैरेलल है 38th पैरेलल। वो 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद ये मंचूरिया है। मंचूरिया चाइना का रीजन है, ये आपको पता होना चाहिए कि मंचूरिया कहाँ है, पूछ सकते हैं। तो चाइना का रीजन है। ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पीसीएस में पूछा जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यूपीएससी में पूछा जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है। लेकिन रीजन तो एटलीस्ट हमें पता लग रहा है। देन उसके बाद गोबी डेजर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गोबी डेजर्ट पूछ लेते हैं कहाँ है लोकेशन, तो चाइना में है। ठीक है। या सेंट्रल एशिया में बोल सकते हो गोबी डेजर्ट की लोकेशन। ठीक है। देन उसके बाद ये सारा का सारा चाइना रीजन है ऊपर। तिब्बत भी कहीं ना कहीं चाइना में ने ही हथियार रखा है। तिब्बत को 1950s में चाइना ने कब्जा कर लिया था तिब्बत को, और तब से मानता है कि तिब्बत जो है वो चाइना का रीजन है। ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक दिख रहा है सिंजियांग। ये सिंजियांग एक प्रोविंस है चाइना का। जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, तो ऐसे ही सिंजियांग प्रोविंस है। ये सिंजियांग प्रोविंस क्यों न्यूज में है? ये सिंजियांग प्रोविंस न्यूज में है वीगर मुस्लिम्स के लिए। यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, वीगर मुस्लिम, ये स्पेलिंग है वीगर मुस्लिम्स की। तो वीगर मुस्लिम्स रहते हैं यहाँ पे, और चाइना इन पे बहुत ज्यादा परसिक्यूशन कर रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, और कोई भी मुस्लिम कंट्री कुछ भी नहीं बोल रही है। ठीक है। यहाँ पे लाखों की संख्या में जो वीगर मुस्लिम्स हैं उन पे अत्याचार हो रहे हैं, उनको फोर्सफुली उनको कन्वर्जन करवाया जा रहा है धर्म उनका। ठीक है। लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री इस पे कुछ नहीं बोल रही है। तुर्की ने कुछ बोलने की कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन उसको भी चाइना ने अपने पैसे के बल पे उसको भी दबा दिया। ठीक है। तो पाकिस्तान तो वैसे भी कुछ नहीं बोलता है चाइना के बारे में। तो ये सिंजियांग प्रोविंस इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वीगर मुस्लिम से परसिक्यूशन हो रहा है। ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, तो हमें दिखता है टिग्रस एंड यूफ्रेटस। टिग्रस एंड यूफ्रेटस इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है इजिप्ट के, और वर्ल्ड की जो सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, वो यहीं पे डेवलप हुई थी, टिग्रस और यूफ्रेटस रिवर के बीच में। ठीक है। तो इजिप्ट की दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा और हमने इधर आ जाते हैं, अराल सी हमने पढ़ लिया, कैस्पियन सी हमने पढ़ लिया। ठीक है। देन यूराल माउंटेन्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूराल माउंटेन्स से इधर वाले पोर्शन को, रसिया का जो इधर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं कि ये यूरोप में है।
ठीक है, और यूराल माउंटेन से इधर वाला पोर्शन जो है वो रसिया का, उसको बोलते हैं वो एशिया में है। तो यूराल माउंटेन अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो वो दीज आर द बिटवीन रसिया एंड एशिया और यूरोप के बीच में है, और वैसे रसिया में है, ठीक है। देन उसके बाद एक लेक है यहाँ पे, लेक बैकाल। लेक बैकाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बैकाल लेक, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद एक रिवर दिख रही है हमें, वोल्गा रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है। वोल्गा जैसे हमने पढ़ी थी कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर है यांगसे रिवर, तो यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है वोल्गा रिवर, लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। कौन सी कंट्री में है? रसिया में। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि रसिया जो है वो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रसिया में हो। रसिया का जो यूरोप में जो पोर्शन है उसके अंदर आती है वोल्गा रिवर। ये यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है मॉस्को, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। ये वोल्गा रिवर है, ये मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रसिया, ठीक है। तो यूराल माउंटेन रेंज कर ली हमने, इंपॉर्टेंट थी। वोल्गो रिवर कर लिया, मॉस्को हो गया, कैस्पियन सी कर लिया। कैस्पियन सी के वेस्ट में कोकाकस माउंटेन है, यहाँ पे ये रही कोकाकस माउंटेन्स जो है कैस्पियन सी के वेस्ट में है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कोकाकस माउंटेन्स का लोकेशन कहाँ पे है, ज्योग्राफिकली कहाँ पे स्थित है, तो ये सेंट्रल एशिया में है, ठीक है। सेंट्रल एशिया में भी अगर पूछा जाए कहाँ, तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच वाले रीजन में है कोकाकस माउंटेन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कोकाकस माउंटेन्स भी। मैप में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं वही मार्क कर रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर्स कहीं ना कहीं पूछी गई है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। देन उसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी है, हम पढ़ चुके हैं। मेडिटेरेनियन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट्स के लिए फेमस है। तो सिट्रस फ्रूट्स यूज होते हैं वाइन फॉर्मेशन में, शराब बनाने के काम आते हैं। तो इस एरिया में वर्ल्ड की सबसे अच्छी शराब मिलती है मेडिटेरेनियन सी रीजन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिट्रस फ्रूट्स के लिए काफी फेमस है मेडिटेरेनियन सी का रीजन। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे नाइल रिवर। नाइल रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर है, ना सिर्फ अफ्रीका की बट वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है नाइल रिवर, लंबाई के हिसाब से, ठीक है। और इसका जो डेल्टा है वो फैन शेप्ड डेल्टा, फैन के आकार का डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे और डिटेल में। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, जब कोई भी रिवर सी से मिलती है, ठीक है, किसी बड़ी वाटर बॉडी से में गिरती है, तो वहां पे एक डेल्टा फॉर्म करती है। तो इसके डेल्टा की अलग अलग शेप के डेल्टा होते हैं, तो फैन शेप डेल्टा बनाती है नाइल रिवर। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से सी में गिरती है नाइल रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइल रिवर गिरती है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखी है इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं मल्टीपल एग्जाम्स में पूछी गई हैं। कुछ और भी कवर करते चलेंगे हम इनके साथ साथ, जैसे जैसे हमारी ये प्रीलिम सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे इस प्रीलिम अफेयर सीरीज में। यहाँ पे हमने बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट को जोड़ने की कोशिश की, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया। इसी अप्रोच को हम बोल रहे हैं कनेक्टिंग डॉट अप्रोच, कि हम अलग अलग टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत रैंडम है अदरवाइज, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रीलिम अफेयर के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।